हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसे कि बेटा अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे हमारा टेक्निकल मैथ्स वाई ग्रुप और फिजिक्स या फिर स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ की सीरीज चल रही है। तो जो पार्ट चल रहा है वो अपन कंटिन्यूशन में करते हुए अभी मैं आज एक फ्रेश स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं। एयरफोर्स की एग्जाम की डेट जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है बेटा, तो अपन कोशिश करते हैं कि कितना कर पाते हैं जहाँ तक। तो प्रैक्टिस सेट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में होते हैं ग्रुप वाले में, तो अपन जो है यहाँ पे हर चैप्टर से क्वेश्चंस करते हुए एक प्रैक्टिस सेट टाइप, एक रिवीजन टाइप अपन यहाँ से करते हुए चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा सब लोगों को, सभी बच्चों को, कि आप ज्यादा से ज्यादा जो लोग कनेक्टेड हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, अपने कलीग्स को बताएं। जो लोग नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन से, उन लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चे, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सेट गिवन है A01 और B10 और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का मान क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, A01 10 00 11 01 10 C और D, चार ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले आप बात करेंगे बेटा A क्रॉस B की, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। A क्रॉस B क्या होता है बच्चा, दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है। तो दो सेट्स का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसका सेट बनता है, युग्म रूप में, यानी कि x और y के रूप में। अब जैसे आप ले लो, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा किससे, a से, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा किससे, b से, क्योंकि आपको a क्रॉस b निकालना है। सपोज करो आपको b क्रॉस a निकालना होता, मैं इसी में आपको सब बताते जाऊंगा बेटा, थ्योरी का पार्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो आप सुनते जाएं, बहुत ध्यान से सुने, क्वेश्चन ओरिएंटेड मत रहे कि इसका आंसर a होगा, b होगा, c होगा। आप साथ में सुनने की कोशिश करें, क्योंकि अपने को मेन बात ये है कि अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप पूरा बिल्डअप कर पाए अपना क्वेश्चन, है ना, कॉन्सेप्ट जो है। देखते जाए तो देखो, तो अगर b क्रॉस a होता तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता b से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता a से। तो देखें अब मैं करता हूं, देखो आपको पता है जीरो से दोनों का कर लीजिए, 0 1 0 0, और इसके साथ देखो 1 से करोगे तो 1 1 और 1 0, ये आपका फाइनली a क्रॉस b होने वाला है। ठीक है, अब देखा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी ऑल्सो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपके पास जो है चार एलिमेंट्स है, जबकि इसमें दो, इसमें दो और इसमें तीन एलिमेंट्स है। तो आपको एक ही ऑप्शन लग रहा है, ये तो ऑप्शन से आपको पता चल गया कि ए क्रॉस ए आंसर है। बट आप जो है चेक कर लें, ए क्रॉस ए अगर करते बच्चे तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता, इस ए सेट का खुद के ही साथ। तो पहले जीरो का आप लेते, तो जीरो का 0 से, 0 का 1 से, फिर क्या करते 1 का करते, तो 1 का 0 से और 1 का 1 से, तो आपको फाइनली सेट मिल जाता A क्रॉस A और A क्रॉस B, दोनों इक्विवेलेंट सेट है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार आपको दिखेगा। इसमें एक गलती होती है बच्चे कि आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर फाइंड कर देते हैं। आपको एक्स स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, आप मतलब ऐसे नहीं करेंगे, मतलब कि एक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया, फिर स्क्वायर निकाला, फिर एक्स स्क्वायर रिप्लेस किया, फिर मल्टीप्लाई किया। आपको क्या करना है, आप न्यूमेरिकल को एक साइड लेना है, यानी कि ओमेगा हो सकता है, इन दिस केस आयोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करो, उस साइड तो रहने दो आयोटा या ओमेगा जिसमें भी क्वेश्चन दिया है, और एक साइड रख लें इस फॉर्मेट में, लाइक दिस x - 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब आपको जो भी पावर चाहिए, यहाँ पे क्यूब वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, स्क्वायर वाला पूछे तो आप बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करा, क्या मिलेगा देखो इधर, a स्क्वायर हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2ab इज नथिंग बट 4x प्लस 4 इक्वल टू, इधर भी लगा दो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर एंड ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 2ab 2 ओमेगा क्यूब प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। यस और नो, ठीक है बेटा। देखें ये 1 नहीं, हाँ, ओमेगा से डिवाइड करोगे तो ओमेगा, ये आपका 2 ओमेगा क्यूब इज 1 और दिस इज ओमेगा स्क्वायर। यस और नो, देखिए ध्यान से, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू -3, और आपको इधर जो है वो मिला हुआ है पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आप -3 को इधर ले आएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। कर लेंगे बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ अपन चल रहे हैं, तो आप समझते भी जाएं और करते भी जाएं। देखिए बेटा आगे,
क्वेश्चन है आपके सामने, इफ n फैक्टोरियल 3 into n फैक्टोरियल n plus 1 फैक्टोरियल आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में हो, ये तीन पद दे रखे हैं, तो n का मान आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है बच्चे, अपन यहाँ से क्या कर ले हैं, आप देखो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ एक बात ये ध्यान रखेंगे, आप चाहेंगे पहला आइडिया आपके दिमाग में ये आएगा जो मेरे भी आया कि अपन n की वैल्यू यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करवा ले, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चे, ये तो कर तो सकते हो, लेकिन ऑप्शन डी अगर करेक्ट हुआ तो आप अननेसेसरली 3 बार चेक करोगे। जैसे इजी गोइंग क्वेश्चन अपने को पता है कि इसका और इसका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि मैं लिख दूं कि अगर मैं b by a करूं, यानी कि 3 into n फैक्टोरियल करूं, किससे डिवाइड कर दूं, n फैक्टोरियल से, तो किसके बराबर होना चाहिए, n plus 1 फैक्टोरियल में डिवाइड करें किससे, 3 into n फैक्टोरियल से, ये करोगे। देखो अच्छे से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा n फैक्टोरियल से, इस साइड आप करेंगे 3, इसको भी इधर भेज दो तो 9 इज इक्वल टू, देखिए आप ध्यान से, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं क्या बच्चे, n plus 1 into n फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या लिख दूं, n फैक्टोरियल गोज, यानी कि n की वैल्यू यू विल गेट फाइनली 8, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। कर सकते हो ऐसे। देखो आगे नेक्स्ट वन, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण का। तो यहाँ ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे अपन डिफरेंशिएशन में भी इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं, कई जगह पे इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं। तो क्या होता है बच्चे, इसमें आप वहां पे जहां से आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वहां पे y रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन ही रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक दिस कि अगर मैं इसको छिपा भी लूं तो इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनंत तक जा रही है तो वापस रिपीट करेगी। तो एक पद छुपा भी लूं तो ये बिल्कुल सवाल के जैसा हो गया क्या, देखो ये सवाल हो गया सेम आपका। तो आप इसको छिपा भी लेंगे तो आप इसकी जगह इस जगह पे जहां से रिपीटिशन हो रहा है वहां पे y रिप्लेस कर दीजिए। तो y रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, y is equal to √8 plus 2y, बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे y square will be equal to 8 plus 2y and you will get is y square minus 2y minus 8 equal to 0। फैक्टर्स कर ले, फैक्टर्स करेंगे क्या मिलेगा आपको, y square minus 4y plus 2y minus 8 equal to 0, y कॉमन लिया तो y minus 4 और 2 कॉमन लिया तो y minus 4 equal to 0। इट मींस दो वैल्यूज आ गई, y equal to -2 और 4, है ना। -2 यहाँ पे है भी नहीं और वैसे भी अपन पॉजिटिव सीरीज चल रही है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और +4 को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, आपको जैसे भी करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, P7731 इक्वल टू x और C7731 इक्वल टू y। अब देखिए बेटा आपको बताना है विच इज करेक्ट, ऑप्शन से दिख रहा है कि आपको कंपैरिजन करना है x और y की वैल्यूज को। अब एक बात देखें, हम आंख बंद करके क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, p को डिनोट करेगा npr को, ये ncr को डिनोट करेगा। हम बाद में करेंगे बट हमें ये तो पता चल गया कि n और r दोनों केसेस में सेम लेने हैं, n और r दोनों केसेस में क्या लेने हैं, सेम। तो मैं क्यों सोल्व करूंगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बच्चे कि npr will be written as n factorial divided by n minus r factorial और ncr will be written as n factorial divided by n minus r factorial into r factorial। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, वो देख के डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ भाई r factorial से आप एक्स्ट्रा डिवाइड करोगे, यानी कि 31 factorial से एक्स्ट्रा डिवाइड करोगे, जबकि यहाँ पे आप डिवाइड नहीं करोगे। तो इसका नाम जो इन्होंने x रख रखा है और इसका नाम y रख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है x बड़ा है किससे, y से, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। सोल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा ना, तो आप सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपका लॉजिक जो है यूज करते हुए काम करें, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखें, डायरेक्टली देख सकते हैं ना, वापस रिपीट कर देता हूँ, ये तो ये है और ये है, आप डिवाइड भी तो कर रहे हो यहाँ पे, ये तो सेम हो गया पैरामीटर आपका, यहाँ एक्स्ट्रा है आपका r फैक्टोरियल, तो आप r फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होने वाली है। आगे देखें, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस देखी है बेटा बायनोमियल थ्योरम की, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, ये हमेशा होता है कि x की पावर 17 का गुणांक ज्ञात करो, या x की पावर 17 कौन से पद में होगा, इन विच टर्म x टू द पावर 17 लाइज, यदि ये पूछते हैं या आपसे पूरा का पूरा कोफिशिएंट पूछा जाता है कि कौन सी टर्म में होगा, तो आप देखो सबसे पहले क्या करो, r निकाल लो, और r के लिए मैंने बताया हुआ है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। n कितना है बच्चे, इंडेक्स इज नथिंग बट 9, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज योर -3। ये बात ध्यान रखेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी बच्चे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके आए, देखो पहले उसको देख लें आप, क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी, x टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन x टू द पावर बीटा टू द पावर n, और उसमें आपको x टू द पावर m का कोफिशिएंट अगर चाहिए तो वो ऐसे लिखते थे अपन। यहाँ देखो ये x की पावर बीटा नीचे नहीं ऊपर चला गया, यानी कि मैं कंपेयर करूँ अगर x की पावर बीटा से तो -3 वैल्यू देगा,
तो अब मैं फॉर्मूला में रख रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी 9, अल्फा इज योर 1 माइनस m जो है आपको जो कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसका 17 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा हो गया आपका 1 और बीटा हो गया आपका -3। ठीक, देखिए -17 9 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -2, r विल बी योर 4, यानी कि फोर्थ टर्म जो होगी उस फोर्थ टर्म में आपको ये 17 का वो मिलेगा कोफिशिएंट। तो आप फोर्थ टर्म लिखेंगे, फोर्थ टर्म हो गया आपकी फिफ्थ, r से एक ज्यादा t5। तो फिफ्थ टर्म अगर क्वेश्चन होता है कि किस टर्म में x टू द पावर 17 होगा, you will get answer फिफ्थ टर्म। बट अगर आपको पूरा कोफिशिएंट पूछा गया है तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे बच्चे, NCR 9c4, r एक कम होता है इससे ना, 9c4 फर्स्ट टर्म 3 टू द पावर, मैं कोफिशिएंट ही लिख रहा हूँ, ये बात अब आप भी ध्यान रखिए, प्रैक्टिस में x नहीं लेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि x टू द पावर 17 होने वाला है, आप केवल कोफिशिएंट ले लीजिए। और यहाँ पे -1 की पावर r भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 की पावर 4 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। तो 9c4 फर्स्ट टर्म की पावर n minus r is 5, सेकंड टर्म टू द पावर r is nothing but 4। सोल्व कर ले, सोल्व करोगे क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो प्लस हो ही गया, 9 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय, है ना, 9 minus 4 तक भी नहीं चलेंगे, 6 तक ही रहने दीजिए, तो नीचे रह जाएगा 4 फैक्टर, 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। देखो यहाँ पे बेटा 4 3 2 1, तो 3 टू द पावर 5 यहाँ लिखता हूँ मैं अगर, तो 3 टू द पावर 5 और यहाँ लिख देंगे 1/6 टू द पावर 4। इसको सोल्व करें अगर अपन यहाँ से, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, 1/6 टू द पावर 4 अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको सोल्व कर लें बच्चे, यहाँ से कट कर लेंगे अपन, क्या क्या कट हो रहा है एक बार देख लें अच्छे से, इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ की सोल्व करते हैं बेटा अपन। तो ये जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए, 6 से 6 गोस, 4 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा ये, इधर आगे कट करोगे ये 9 इंटू 2 इंटू 7 उधर ले देता हूं मैं, 9 इंटू 2 इंटू 7 और साथ में देखें 9 इंटू 2 इंटू 7 और 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 4। तो 6 टू द पावर 4 जो है इसको मैं लिख दूं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो सीधी सी बात है 3 टू द पावर 4 से हर 3 से ये 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि नीचे आपको हो जाएगा 16 और ऊपर अभी भी एक 3 बचा हुआ है, तो आपका आ गया फाइनली 6 इंटू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16 इस तरह से। तो अपन सोल्व करें यहाँ से, तो देखो 2 से और कट रहा है, 2 से कट के 3 टाइम्स, 2 से कट के 8 टाइम्स, यानी कि फाइनली यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको देखो 27 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, 7 7 जा 49, ये 189 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो आप इसको कैलकुलेशन वाइज करें, मेनली यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, तो आपने बता दिया कि फिफ्थ टर्म होगी, अगर पूरी टर्म पूछी गई है तो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है बेटा, ओके। देखिए बेटा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, log 3 इसका मतलब ये तो गया 1, क्या करना है आपको, सीधा सा है आपका क्वेश्चन हो गया बच्चे है log 3 देन log 3x इज इक्वल टू 1। ध्यान रखें इस कैटेगरी में अपन शुरू से ही करते हैं बेटा, log में अच्छे से जानते हैं, log a b इक्वल टू x अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और इधर से log हट जाएगा और b इज इक्वल टू a टू द पावर x, यानी कि इसका बेस बन जाएगा और इधर b बच जाएगा, log हट जाएगा, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो आप क्या कीजिए, एक एक log हटाते हुए चलिए, यहाँ से फर्स्ट log हटाओगे तो ये इसका बेस हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन रह गया है log 3 x इक्वल टू 3 टू द पावर 1, यानी कि 3 हो गया। फिर वापस से इस log को और हटाएं तो ये 3 इसका बेस बन जाएगा आके, यानी कि फाइनली आपको मिलेगा log x on base 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 3। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 27 हो जाएगा। फिर ये log हटाएंगे तो ये 3 इसका बेस बन जाएगा, यानी कि फाइनली आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 27, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 27, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर सकते हैं, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करना है, एक एक log को हटाते हुए जाओगे और इसका जो बेस होगा वो इधर आके बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, देखें अगला सवाल है, A is a matrix of order 3/3 and determinant of A equal to 4, find A adjoint A। यदि A 3/3 क्रम का एक अवयव है तथा सारणी A का मान 4 है तो आपको A adjoint A का मान बताना है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको पता होना चाहिए।
और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये होता है बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन, और n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ये तत्सम का भी होगा, यानी कि n यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है, तो यू कैन राइट इज डिटर्मिनेंट A इंटू I3। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 4, और I3 का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप क्या करें, मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में यही फर्क होता है कि मैट्रिक्स में आप किसी एलिमेंट को डिवाइड से, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। जबकि सारणी के डिटर्मिनेंट में अपन इंडिविजुअल रो या इंडिविजुअल कॉलम के साथ ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये लो जी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ए एट जेड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका सारणिक डिटर्मिनेंट ए n by n, कोई n by n क्रम का आगे होगा, उसका सारणिक दे रखा है, और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 243 दे रखी है। अब देखिए मेरी बात समझे एक बार, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये लिखा जाता है बच्चे डिटर्मिनेंट ए की पावर n minus 1। क्या होती है प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n minus 1। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बच्चे, ये आपको गिवन है 2 to the power 43, सॉरी 243, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 3। तो आप क्या लिखोगे, 3 to the power n minus 1 इक्वल टू 3 to the power 5। 243 को आप लिख सकते हो ना 3 to the power 5। 81 into 3, 81 is nothing but 3 to the power 4, तो 3 to the power 4 into 3 करेंगे तो 3 to the power 5। ये दोनों की बेस जो है इक्वल है, तो आप कंपेयर कर सकते हो और कह सकते हो कि n minus 1 इक्वल टू 5, इट मींस n will be equal to 6। n का मान कितना हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखें हिट एंड ट्राई तो लगेगा नहीं बेटा, मैं एडवांस बता रहा हूँ। तो कोट ए और बी की वैल्यूज आप कोट में ऐसी फाइंड नहीं कर पाएंगे इजी गोइंगली कि आपको 2 मिल जाए। तो आप क्या करें, देखो सीधी सी बात है, मुझे ये वैल्यू तो पूछना है cos a plus b से k minus b, कुछ सिमिलर है क्या, यानी कि आपको क्या चाहिए, cos a plus b अपॉन cos a minus b चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, cos a plus b cos a minus b चाहिए मुझे, इस तरह से मेरे को कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है cos a cos b डिवाइडेड बाय sin a sin b इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो आप देखो आपको ऊपर क्या चाहिए, cos a plus b, और cos a plus b जब आएगा, जब यहाँ पे cos a b cos a cos b माइनस sin a sin b होगा, और नीचे क्या चाहिए cos a minus b, तो नीचे cos a minus b तब आएगा जब आपको नीचे मिले cos a cos b प्लस sin a sin b। समझ रहे हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b आपको मिले। तो आप मेरी बात समझेंगे पहले अच्छे से बेटा, यहाँ पे क्या कर लूं मैं, ध्यान से समझे मेरी बात, क्या करूं मैं, CND लगा देता हूँ बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात। अगर नहीं आता है तो मैं भी लिख रहा हूँ साइड में, देख लेना, योगांतरानुपात CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बहुत अच्छा रूल है बेटा, बहुत जगह काम में आता है। तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, CND के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ, देखो a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो आप CND लगाओगे अगर कंपोनेंट और डिविडेंड हो, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखना है। ध्यान से देखें, इसको ऊपर ले जाके मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहा हूँ, यानी कि इट विल बी 4 और 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका 4/2 2। तो ऐसे ही देखो यहाँ लगाया, अगर मैंने CND, ध्यान से देखें, ऊपर वाले को ऊपर ले जाके इसको ऐड कर दूंगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये लीजिए, और नीचे ऊपर वाले को लाके उसमें से नीचे वाले को माइनस करना है, यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b, ये लीजिए। सेम इधर भी ये करोगे, 2 + 1, और ऊपर वाले से लाके नीचे वाले को माइनस करना है, 2 - 1 is 3, ये आपको मिला। अब ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू बन रही है बच्चे आपकी, ये आपका cos a माइनस b तो ऊपर बना है, और cos a प्लस b आपका नीचे बना है, जबकि आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आपको ऐसा चाहिए था बेटा, cos a प्लस b ऊपर और cos a माइनस b नीचे। तो मैं क्या करूँ, ये वैल्यू आपके आ रही है 3, तो आपको उल्टा चाहिए, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, और आंसर क्या हो जाएगा 1/3। तो आंसर विल बी योर 1/3। ध्यान रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये CND तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ये CND लगा सकते हैं, a अपॉन b 3/1, तो a प्लस b नीचे वाले को ऊपर ले जाके ऐड करना है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। समझ गए क्या? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं।
जो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, cos ऑफ tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4 आपके सामने है। देखें यहाँ पे बच्चे tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये प्रिंसिपल ब्रांच वाली बात होती है, मुख्य शाखा वाली। अगर आप इसको ऑपरेट करवा के डायरेक्ट 15 पाई बाय 4 लिख दोगे, उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसा tan इनवर्स इस 15 पाई बाय 4 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय, या लिख दूं मैं 4 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या बच्चे? 15 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज 4 पाई माइनस पाई बाय 4। और अपने को पता है पाई, अगर पाई 2 पाई 3 पाई n पाई का मल्टीपल होता है तो tan फंक्शन tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे ही चेंज होता है। तो आप यहां से देखो cos ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ढंग से, 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, ये 2 पाई, ये 4 पाई, और माइनस करना है तो पीछे आ जाएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो फाइनली वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ की जगह लिख सकते हो आप, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस tan पाई बाय 4। मतलब क्या हो गया बच्चे, इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ tan इनवर्स माइनस 1, tan पाई बाय 4 इज 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स माइनस x, वो प्लस tan इनवर्स माइनस x होगा माइनस tan इनवर्स x, यानी कि फाइनली आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस पाई बाय 4, और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन यू विल गेट 1 बाय रूट 2 एज अ फाइनल आंसर। आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 बाय रूट 2। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच स्ट्रेट लाइंस 3x plus 4y equal to 1 and 4x plus 3y plus 2k equal to 0 are equidistant from the point P1, 1। हिंदी वाले सुने, इन दोनों रेखाओं की दूरी इस बिंदु P से समान हो, इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी। मान लो दो लाइंस बना देता हूं मैं ऐसे रैंडमली, और पॉइंट आप ले लो 1, 1। तो ये तो ऊपर वाली लाइन लेते हैं 3x plus 4y minus 1 equal to 0, और नीचे वाली लाइन ले लीजिए 4x plus 3y plus 2k बराबर 0। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हिंदी वाले सुन ले, इन दोनों रेखाओं की दूरी इस बिंदु 1, 1 से समान हो तो k का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। कुछ भी नहीं करेंगे बच्चे, हमें डिस्टेंस निकालनी आती है यहाँ से इस पॉइंट की, इस लाइन की, और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी आती है। ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ax1 plus by1 plus c रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले इसकी डिस्टेंस और फिर इसकी डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वेट करके बराबर करके आपको k का मान निकालना होगा। तो पॉइंट रख देते हैं, देखो 3 प्लस 4 माइनस 1, ये 1, 1 रख रहा हूँ फर्स्ट लाइन में, देखते जाइएगा। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, ये बराबर होनी चाहिए किसके, ये मोड में होता है पॉजिटिव लेंगे, वैसे भी पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव ही लेंगे। इससे डिस्टेंस निकालोगे 4 प्लस 3 प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अगेन 16 प्लस 9, ये कैंसिल हो रहा है देखो बेटा 5, 5। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k इज 7 minus 1 is 6 और दिस इज 7 plus 2k। फाइनली यू विल गेट k is equal to minus 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, बहुत बेसिक सी बात है बेटा। आगे बढ़ते ना, फटाफट करें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस c पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल जो है ओरिजिन से पास करता है, वृत्त जो कि मूल बिंदु से गुजरता हो उसकी त्रिज्या निकालनी। सबसे पहली बात ये आपको कंफ्यूज करने मतलब ऐसे ही दे रखा है एक्स्ट्रा, हमें अच्छे से पता है बच्चे कि इफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन देन वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 0, 0,0 से पास कराओगे तो c 0 हो गया, यानी कि फाइनली आपका सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x बराबर 0। आपको पता है g को माइनस निकाल लो यहाँ से, और रेडियस क्या होती है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ से देखें बेटा f और c दोनों 0 है इसमें। g के लिए क्या करोगे, इसको 2gx से कंपेयर करोगे, 2gx से कंपेयर किया तो अपन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा कर देते हैं g निकालने के लिए। तो 2gx से कंपेयर किया तो x1 का आधा, हाफ, 1/4। सिमिलरली f है नहीं तो 0, c अगेन 0, तो ये 0। तो फाइनली रेडियस विल बी 1/2। तो रेडियस कितनी जाएगी बेटा, हाफ या 1/2। नेक्स्ट देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are this and foci are at ±4, 0। जिसके सिरे या शीर्ष जो है आप कह सकते हो, जिसके सिरे कहाँ पे हैं बच्चे, ±5, 0 पर।
तथा नाभियां, वो नाभियां हैं बच्चे कहाँ पे, +-4,0 पे। तो आपको दीर्घवृत्त की समीकरण निकालनी, सीधी सी बात। ये होता है कंफ्यूजन बच्चों में, सर टाइप 1 है या टाइप 2, एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला है। तो आपको दिख रहा है एंड्स दे रखे हैं किसके, एक्स एक्सिस के, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे। और फोकाई भी देखो, फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइप 1 वाला इलिप्स है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है। तो सीधी सी बात ये है बच्चे, यहाँ लिख देंगे +-a,0, ये तो आपको गिवन है +-5,0 पे। कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 5 होगी। सिमिलरली इधर देखें, a is equal to 4, it means e is equal to 4 by a and a is your 5। तो इसेंट्रिसिटी मिल गई, a मिल गया, b और निकाल लें। टाइप 1 है, फर्स्ट टाइप है, तो उसमें अपन लिखते हैं e का स्क्वायर 16 by 25 is equal to 1 minus b square upon a square is nothing but 25। इसको उधर भेज दे, अरेंज कर ले, अरेंज करोगे बच्चे क्या मिल जाएगा, b square upon 25 is equal to, ये इधर आएगा 1 minus 16 by 25 हो जाएगा आपका, देखो 25 minus 16 is 10, सॉरी 25 minus 16 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9, तो 9 upon 25, ये लीजिए 25 से 25 कट, b square आ जाएगा आपका 9। Finally you will get equation of ellipse as x square upon a square is 25 and y square upon 9 equal to 1। This is final answer। कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स कंपेयर करने के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बेटा, घुमा घुमा के चलता रहता है ना। तो इसेंट्रिसिटी आने के बाद आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन वाइज भी। जैसे अपने को पता है ये तो ये हो गया b square upon a square से 4/5 आना चाहिए, तो अपन चेक कर लेंगे किससे आ रहा है। लेकिन इसके बजाय अपन क्या करें, एक स्टेप भी करनी पड़ रही है, b स्क्वायर निकाल लें। क्योंकि मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि अगर आपका ऑप्शन डी सही है, उस केस में आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो देखो करें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं आगे। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स x - 2y + z - 1 = 0 एंड -3x + 6y - 3z + 2 = 0। सीधी सी बात ये है कि आपको एंगल निकालना है, वही सेम लाइन वाला सिस्टम होता है बच्चे, ये ax + by + cz + d, जबकि 2d में लाइन होती है ax + by + c = 0। सेम फॉर्मूला रहता है, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चे, a1 a2 1 × -3 + b1 b2 -2 × 6 प्लस c1 c2 प्लस का 1 × -3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 का स्क्वायर इज 1 रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड -3 का स्क्वायर इज अगेन 9। ये बनेगा, सोल्व कर ले बेटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 -12 -15 और -3 -18 डिवाइडेड बाय √6 इनटू ये कितना हो गया बेटा 18 54 √54। ध्यान दे और समझे, -18 अपॉन इसको क्या लिख सकते हो बच्चे आप, देखेंगे यहाँ पे √6, इसको 9 × 6 लिख सकते हैं, 9 × 6 का 9 का तो 3 बार और √6 × √6 का 6 बार। फाइनली यू विल गेट -18 ये एंगल हो जाएगा आपका देखो -1, यानी कि थीटा हो गया आपका पाई। तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो पाई होगा, दोनों के बीच में एंगल पाई हो जाएगा। यस और नो, ठीक है क्या, ओके बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही a1 a2 b1 b2 से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले आप लिमिट चेक करेंगे, लिमिट चेक करा तो लिमिट के लिए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती है। लेकिन आपको दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैं इनफाइनाइट यहाँ से x कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा आपका x × 3 + 3/x + 1 की होल पावर 3x। अब देखें x से x कैंसिल आउट हो रहा है बेटा। यहाँ देखिए, ये आपको अगर आप एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3/x 0 हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 3/x 0 हो जाएगा। फाइनली ये बचेगा 1 और ये x यहाँ पे, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। दिस फॉर्म इज 1 की पावर इनफाइनाइट, और इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता चुका हूँ और देख लें एक बार अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हो चुकी है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसका नाम रख दो fx और इसका नाम रख दो बच्चे gx, fx और gx। तो अपन डायरेक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट में क्या लिखते हैं, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट इस तरह से gx into fx - 1 x upon 3 + x - 1। तो आप सोल्व करेंगे आगे तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 3x और इधर देखिए x - 3 - x
डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। x से x कट जाएगा क्या बच्चे, कट गया। देखें आगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट, यहाँ 3x है, मल्टीप्लाई में आपका -3 यानी कि माइनस का 9x हो गया, और नीचे से अगेन आप x कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3/x + 1, x से x कैंसिल हो गया बच्चा, x टेंडिंग टू इनफिनिट पे 3/x विल बी 0, x टेंडिंग टू इनफिनिट पे 3/x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि e टू द पावर -9 आपका बचेगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर हो गया e की पावर -9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y is equal to log e to the power mx plus e to the power minus mx dy by dx at x equal to 0, x बराबर 0 पर आपका अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, dy by dx निकाल लें। तो पहले log का करेंगे बच्चे चेन रूल से, तो ये तो हो जाएगा e की पावर mx plus e की पावर minus mx, log x is equal to dy by dx of log x, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x। फिर साथ में क्या करना होगा, इसका भी करेंगे अवकलन, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर mx का e की पावर mx into m और e की पावर minus mx, तो यहाँ माइनस बीच में आ जाएगा, इसकी वजह से minus mx का minus m होगा, that's why this will be e to the power minus mx। ये हुआ क्या, देखिए आगे आपको x इक्वल टू 0 पे बात करनी है, तो बच्चे ऐसे टाइप के सवाल में हम कोई अरेंजमेंट करने के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 रख दो। जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे, फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ रखा 0 तो m, और यहाँ पे आपने 0 रखा, e की पावर 0 इज 1, 1 into 1, ऐसे यहाँ पे रखोगे तो ये हो गया आपका, देखो जैसे यहाँ रखोगे 0 तो m minus m, नीचे कुछ ही बनता रहे, यहाँ रखोगे 0/0 नहीं बनना चाहिए बस, तो 1 + 1, यानी कि फाइनली यू विल गेट 0, m minus m 0, 0/2 इज 0। नेक्स्ट देखें, पूरा सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं बच्चे। देखो आगे नेक्स्ट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस fx एट mod x - 4 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। हमने अच्छे से बताया बेटा, mod x जो होता है वो mod x का ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ये ग्राफ होता है कि mod x का, ये x बराबर 0 जो है यहाँ पे शार्प पॉइंट या तीक्ष्ण बिंदु होता है। तो यहाँ पे अगर क्या बात चल रही है, mod x - 4 की बात आप करना चाहते हैं, तो मैंने आपको समझाया है, देखना एक बार अपन ने किया हुआ है। क्या होता है बेटा, अभी x बराबर 0 था, अब x - 4 है, तो इसको 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट या तीक्ष्ण पॉइंट निकालोगे, शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट इसको 0 किया तो मिलेगा आपको 4,0 पे, यानी कि ये जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर जाएगा आपका 4,0। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू, तो आप कहोगे सर वैसे भी मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, 0 से छोटा कभी भी नहीं होगा। और ग्राफिकल मेथड से करोगे तो भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो अपन कहेंगे कि इसका जो न्यूनतम मान है वो 0 होगा, और किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट बिंदु x बराबर 4 पे। x का मान क्या हो, जब इसका मान न्यूनतम हो। भाई दो बातें पूछ सकते हैं, एक तो वैल्यू पूछेंगे तो वैल्यू तो 0, और एक मिनिमा पूछे, अगर आपसे पॉइंट पूछे तो मिनिमा का जो पॉइंट होगा वो मिनिमा का पॉइंट x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है क्या बेटा, कर लें एक बार नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sec टू द पावर nx tan x dx क्या हो जाएगा, sec टू द पावर nx tan x dx। तो सीधी सी बात है, अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो बेटा, इसको ब्रेक कर ले, इसको ब्रेक करें, और मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो sec टू द पावर n - 1 into x, एक sec x को मैं इधर बाहर निकाल रहा हूँ, क्या लिख दूँ, sec x tan x dx। तो ये sec x tan x जो है बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इसको sec x को अगर t मानते हैं, sec x को आप t लेंगे, तो sec x को t माना तो sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन dx is equal to dt। तो आपका ये जो पार्ट है पूरा वो dt में आ जाएगा। फाइनली आपका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा t to the power n - 1 into x, सॉरी t to the power n - 1 dt। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, यानी कि t to the power n अपॉन n, 1 कर देंगे +1, तो यहाँ पे t आपने रिप्लेस कर दिया sec x की जगह, इसमें पावर 1 बढ़ जाएगी, t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो पावर 1 बढ़ गई, यानी कि फाइनली यू विल गेट 1/n sec टू द पावर nx plus c। वापस t की जगह आपने sec x सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट वन, log tan x dx, ये अच्छे से अपने को प्रॉपर्टी आती है डिफरेंशिएशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में। आप इसको i मान लो कि है, आपने इसको i अगर मैं कहता हूं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फ्रॉम 0 to π/2
इसको क्या लिख दूं मैं, log a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, tan ऑफ 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। फाइनली आई और आई को जोड़ा तो 2i, और इधर देखेंगे अच्छे से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये देखिए बच्चे, ये तो है आपका log tan x प्लस ये tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा। पाई बाई 2 देखा तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, यानी कि यू विल गेट इज log cot x dx। ये ले बच्चे, तो क्या होगा m प्लस n, तो i इज इक्वल टू, ये 2i को इधर ही रहने दो, 2i इज इक्वल टू, क्लियरली दिख रहा है log m प्लस log n लगाओगे log mn, log mn का मतलब tan x into cot x, tan थीटा into cot थीटा 1, फाइनली 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log 1 dx, tan थीटा into cot थीटा 1, log 1 की वैल्यू 0, यानी कि फाइनली 0 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखें इसका डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी में आंसर होता है i बराबर b माइनस a बाई 2, लेकिन आपको ये चेक करना होगा, ये स्पेशल केस है, मैंने क्वेश्चन लिया है, ध्यान रखोगे, ऐसे डायरेक्टली यहाँ बंद करके नहीं कहोगे, क्योंकि अगर आप b माइनस a बाई 2 करते तो आपको पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2 मिलता, यानी कि पाई बाई 4 आप डायरेक्ट आंसर देते, जो कि गलत हो जाता। तो हल्का सा देख लें, ऐसा नहीं है आप बंद करके अपन करें, और सेट्स में क्वेश्चन लेंगे जो वो डायरेक्ट वाला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री कोटि तथा घात, इसकी आपको कोटि और घात ज्ञात करनी है। ध्यान दो, समझे बेटा, हमेशा कोटि और घात ज्ञात करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो है फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको सारे को उधर भेज दो, यानी कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को इधर रहने दे, बाकी सबको उधर भेजोगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा। देखो 3 टाइम्स ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बच्चे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, dy बाई dx, और ये हो जाएगा -4, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। इधर देखिए बच्चे, आपकी जो फ्रैक्शन है वो 2/3 है, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए दोनों साइड क्यूब कर दें, तो जैसे ही क्यूब करोगे बच्चे, ये बन गया आपका d3y अपॉन dx क्यूब। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो ओरली करेंगे बच्चे ना, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अंदर जो भी रहा हो, इधर क्यूब किया है तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। अब देखें, इस क्यूब से इस पावर पे फर्क पड़ेगा, इस अंदर वाले डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर जो है चेंज नहीं होगा, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पावर यहाँ 50 भी कर दोगे तो भी ऑर्डर तो वही रहेगा। 2 टाइम्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो आपको ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया 3, और जो आप लोगे, जो मैक्सिमम ऑर्डर ले रहे हो, उसी की पावर देखनी होती है। तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और डिग्री जो है इसकी 2 हो जाएगी। फ्रैक्शन फ्री आप कर चुके हो, तो घात कोटि तो हो गई 3 और घात हो गई आपकी 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर कर सकते हैं क्या, वेक्टर a इक्वल टू रूट 2 b बराबर दिस, मोड a प्लस b दे रखा है, मोड a माइनस b दे रखा है। आपको आइडेंटिटी आती है बच्चे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। यस और नो, यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज। ये तो आपको क्या दिया हुआ है, 6 प्लस a माइनस b का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, मोड b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। क्या मिल रहा है बच्चे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 6 4, तो x की वैल्यू होगी बच्चे 2। तो x अगर आपका 2 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, b। स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर अपन देखेंगे बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइस टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। पासे को 2 बार उछाला गया तो योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहली बार 2 बार उछाला तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 36। फेवरेबल केसेस देखोगे बच्चे 10 आने के लिए, ध्यान से समझना बात को। 3 तक अगर मैं लेता हूं तो सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है, लास्ट 6 आ सकता है, तो भी आपको जो सम मिलेगा वो 9 ही मिलेगा, आपको 10 चाहिए समझना। तो सम 10 लाने के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं एक केस ले सकता हूं कि 4 यहाँ पे लूं, तो 4 के साथ एक ही केस पॉसिबल है कि 6 इस पे आ जाए। आगे बढ़े, अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं तो 5 के साथ भी एक ही पॉसिबल है, 5 आ जाए। और अगर मैं 6 लेता हूं इधर फर्स्ट डाइस पे, फर्स्ट रो में, तो सेकंड डाइस पे, सेकंड रो में क्या आना चाहिए, 4। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी कि 3 केसेस फेवरेबल होंगे और टोटल केसेस कितने होंगे, 36। और कोई केस बन सकता है कि आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चे, नहीं बन सकता ना। तो सीधी सी बात है, फेवरेबल 3 और टोटल केसेस 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट वन देखोगे ध्यान से,
क्या है, PA बराबर 1/3, PB बराबर 3/4, A यूनियन B दिस एंड PB बाय A निकालना है। यानी कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या सप्रतिबंध प्रायिकता फाइंड करनी। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या लिखते हैं बच्चे, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA, यस और नो, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। सब आपके पास है, A इंटरसेक्शन B नहीं है, वो निकालने के लिए भी आपको डेटा गिवन है। क्या लिखोगे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये लीजिए सब दे रखा है, A यूनियन B इज नथिंग बट 11/12 इक्वल टू, मैं इधर भेज देता हूं बच्चे, ऐसे कर लेते हैं पर अरेंज कर लेते हैं। इसको इधर ले आता हूं मैं, जो फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B को इधर लाया, ये उधर चल जाएगा। PA की वैल्यू कितनी, 1/3, PB की वैल्यू कितनी, 3/4 और A यूनियन B की वैल्यू -11/12। एलसीएम क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ से बच्चे, 12 एलसीएम लिया, 4 9 -11 यानी कि 13/12, 13 - 11 2/12, 2/12 is nothing but 1/6, 2/12 is nothing but 1/6। आपको यहाँ से इंटरसेक्शन भी निकालना था, A दे रखा है, B दे रखा है, सब रखा मैंने, 11/12 को इधर ले गए, उसको इधर लिया है, यहाँ से सोल्व किया, 4 टाइम्स यहाँ से 3 टाइम्स 9 - 11, 13 - 11 2/12, 2/12 is nothing but 1/6। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिट sin x अपॉन x। ये जल्दबाजी में क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे 1 कर देते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, मानक सीमा के अनुसार आपकी जो मानक सीमा जब आप लिखते हो एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x होता है बच्चे, तो ये 1 होता है। ये तब 1 होता है जब एग्जैक्टली आपकी फॉर्म बनती है sin 0/0। मैं 0/0 भी नहीं बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा हूँ, जब आपने x को 0 रखा तो sin 0/0 बन रहा है। यहाँ से बहुत तरह से अलग अलग से तरह से इसको घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 0/0 ये फॉर्म बनेगी एग्जैक्टली तो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी और आपको 1 मिलेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो बच्चे, तो ये क्या बन रहा होगा, sin इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ऐसा कुछ। इनफाइनाइट को वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ कुछ भी रखूँ, मुझे -1 से 1 के बीच में वैल्यू मिलने वाली है साइन से। और नीचे आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइट, तो ऊपर फाइनाइट वैल्यू और नीचे इनफाइनाइट वैल्यू यानी कि 0। ध्यान रखेंगे क्या? इसी को मैं एक एग्जांपल से और साथ में बता दूं। वैसे तो आपका आंसर हो गया, सॉरी, वैसे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समथिंग अपॉन इनफिनिट इज 0। तो ध्यान रखेंगे ये फॉर्म बनेगी तो आप आंसर देंगे 1, और अगर कोई दूसरी फॉर्म बनती लाइक दिस, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 1/x अपॉन 1/x। अभी भी देखें, ये 1/x है होने के बावजूद x बराबर 0 और लिमिट भी x बराबर 0 है, फिर भी अपन इसका 1 नहीं देंगे, क्योंकि अगेन आप जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये फॉर्म बनेगी आपकी sin इनफिनिट बाय इनफिनिट, अगेन -1 से 1 अपॉन इनफिनिट, आपको क्या मिलेगा बच्चे, 0। तो ध्यान रखें, गलती नहीं करें। ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका प्रैक्टिस सेट है बेटा। तो ऐसे अपन सेट्स जितने भी कर पाएंगे उतने, एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो गया, तो एनडी वाले बच्चे भी देखना चाहे तो देखें। और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह से अपन इनको लेंगे और साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए मैं जाऊंगा। आप एक काम जरूर करें मेरे लिए, अगर मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एफर्ट मैं भी लगा रहा हूँ, तो आप इतना सा एफर्ट जरूर लगाएं। सब बच्चे जो भी देखें, 5 10 15 20 50 100 जितने भी लोग देखें, वो कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ पाए, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो मैं अपना एफर्ट ज्यादा लगा पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो घबराने का नहीं है, पढ़ते रहना है और चलते रहना है, जुड़े रहिए साथ में। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।